प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पीएससी थर्ड ईयर में आज हम अध्ययन करेंगे कॉस्मिड वेक्टर कॉस्मिड वाहक के बारे में। विद्यार्थियों पिछले कुछ वीडियो में हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यानी डीएनए पुनर्योगज तकनीक के बारे में जान रहे हैं और उसमें भी हम डीएनए पुनर्योगज तकनीक के टूल्स एंड टेक्निक्स समझ रहे हैं, यानी उसके क्या क्या टूल्स हैं। तो इसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम वाहक यानी जो वेक्टर हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने प्लाज्मिड के बारे में अध्ययन कर लिया है, बैक्टीरियोफेज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं हम। आज हम अध्ययन करेंगे कॉस्मिड वाहक। तो विद्यार्थियों कॉस्मिड वाहक की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये अपने अंदर बड़े आकार के जो डीएनए खंड है 45 किलो बेस उनको समाहित कर सकता है। असल में ये दो डीएनए से मिलके बनता है। कॉस्मिड आर प्लाज्मिड विद 1 और 2 लैम्डा कॉस साइट्स, यानी इसमें प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके कोष स्थल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कॉस्मिड वाहक हैं बच्चों, उनमें प्लाज्मिड पाया जाएगा और बैक्टीरियोफेज में भी जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज है उनके कोष स्थल हम पढ़ेंगे, कुछ विशेष स्थल होते हैं बैक्टीरियोफेज में वो पाए जाते हैं। तो कॉस्मिड बैक्टीरियोफेज के कोष स्थल और प्लाज्मिड से जुड़कर बनता है। आइए इसके बारे में जानें। कॉस्मिड वाहक ऐसा वाहक जिनमें जीवाणु प्लाज्मिड तथा लैम्डा जीवाणु भोजी के डीएनए भाग को समाकलित किया जाता है, उसे कॉस्मिड कहा जाता है। लैम्डा जीवाणु भोजी यानी लैम्डा बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड दोनों इसमें पाए जाएंगे। यहाँ जीवाणु प्लाज्मिड से लैम्डा डीएनए के समाकलित होने वाले हिस्सों में एक कोष स्थल पाया जाएगा जो हम चर्चा कर रहे थे, तथा 2 टर्मिनेस बंधन तथा विदलन स्थल कम से कम लैम्डा डीएनए के 250 शारीरिक क्रम उल्लेखनीय हैं। अतः उपयुक्त अवस्थाओं में ये वाहक लैम्डा विभोजी के रिक्त कणों में समाविष्ट किए जा सकते हैं। इस प्रकार कॉस्मिड का निर्माण प्लाज्मिड एवं विभोजी वायरस के डीएनए से होता है। महत्वपूर्ण लाइन है, कॉस्मिड का निर्माण किससे होता है? प्लाज्मिड तथा विभोजी वायरस के डीएनए। विभोजी का मतलब यहाँ पे बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी से है। कॉस्मिड वाहक लगभग 5000 से 7000 क्षार युग्म के वर्तुलाकार डीएनए अणु होते हैं जिनमें प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। इनके विशिष्ट कोष स्थल पर उपस्थित विभोजी वायरस के डीएनए अनुक्रम पर दाता डीएनए संयुक्त हो सकता है। यानी इसमें कुछ विशेष स्थल पाए जाएंगे जिनको कोष स्थल कहते हैं, उन पे बाहरी डीएनए जुड़ सकते हैं। एक प्रारूपिक कॉस्मिड में प्रतिकृति उद्गम, रेप्लिकेशन ओरिजिन, एकमात्र यूनिक प्रतिबंधन स्थल, प्लाज्मिड के वर्ण योग रिपोर्टर जीन इत्यादि घटक या मॉड्यूल पाए जाते हैं। कॉस्मिड को पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा विकसित किया जाता है। परपोषी जीवाणु कोशिका में इनका निवेशन लैम्डा विभोजी के समान संक्रमण के द्वारा होता है, लेकिन परपोषी कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात ये प्लाज्मिड की भांति ही रेप्लिकेशन व गुणन करने लगते हैं। लैम्डा विभोजी कणों में समावेशन या पैकेजिंग के लिए 2 कोष स्थलों के बीच 38 से 52 किलो बेस की दूरी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। कॉस्मिड वाहकों की कुछ प्रमुख विशेषताएं अग्र लिखित हैं, यानी इनको कॉस्मिड को बनाने के लिए भी डीएनए पुनर्योगज तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इनमें 2 डीएनए, एक तो प्लाज्मिड डीएनए जो कि जीवाणु से प्राप्त होता है और दूसरा एक जीवाणु भोजी का डीएनए, लैम्डा जीवाणु भोजी का डीएनए, तो दोनों को मिलाया जाता है। इसलिए इनमें पुनर्योगज डीएनए तकनीक काम में ली जाती है कॉस्मिड वाहक को बनाने में। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इनमें 45 बेस पेयर लंबाई तक के डीएनए खंडों का समाकलन किया जाता है, यानी जो लंबे डीएनए को जोड़ना होता है तो कॉस्मिड का उपयोग किया जाता है। इनको रिक्त लैम्डा कणों में समाविष्ट किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इनका निवेश परपोषी कोशिकाओं में आसानी एवं दक्षता से हो जाता है। इनको जो क्लोनिंग के लिए परपोषी कोशिका में भेजेंगे तो आसानी से जा सकते हैं।
पुनर्योगज कॉस्मिड की वर्ण विधि इनसे संबद्ध प्लाज्मिड की युक्ति पर आधारित होती है। इनको आसानी से चयन कर सकते हैं हम। परपोषी कोशिका में इनका गुणन एवं रखरखाव भी प्लाज्मिड के समान ही होता है। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक पूरा का पूरा क्या कॉस्मिड है, जिसमें ये विभिन्न स्थान हैं। जैसे ये कॉस स्थल है, ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड और कॉस स्थल को जोड़ के कॉस्मिड बनाया गया है। इसमें ये कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं, ये कुछ मार्कर चिन्हक जीन है, ये कुछ प्रतिरोधी जीन है AMP। ये सब एक कॉस्मिड की संरचना है। उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कॉस्मिड आज एक प्रभावी वाहक के रूप में उपयोगी है, जिनके साथ अपेक्षाकृत अधिक लंबाई के दाता DNA यानी 30 से 40 किलो बेस का आसानी से समाकलन किया जाता है। तो बात पहले भी आ रही थी कि जब लंबा DNA हो जिसको हम किसी दूसरे या वाहक में जोड़ें तो उसके लिए कॉस्मिड सबसे अच्छा रहता है। अब बात आती है कॉस्मिड की क्लोनिंग। कॉस्मिड PLFR ये कॉस्मिड का नाम है। इस कॉस्मिड में बैक्टीरियोफेज के 2 कोष सिरे उपस्थित होते हैं, यानी जो PLFR5 है इसमें कितने कोष सिरे पाए जाएंगे? 2। यह कोष सिरे SCAL रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज स्थल से अलग किए जाते हैं, यानी कोष सिरे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से अलग किए जाएंगे। विशिष्ट पहचान स्थल युक्त अनेक क्लोनिंग स्थल जैसे हिंड थर्ड, PST फर्स्ट, SAL1, BAMH1, SMA1, ECOR1, DNA का पुनरावर्ती उद्गम स्थल ओराई तथा टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन स्थल हैं। तो पहचान स्थल क्या हैं इसमें? ये सब के सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम है। ओरिजिन स्थल जहाँ से प्रतिकृतिकरण शुरू होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे जीन भी पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन इनके प्रतिरोधी होते हैं। तो ये सारी की सारी संरचनाएं एक कॉस्मिड में पाई जाएंगी। जिस DNA को जोड़ना होता है उसे स्रोत या सोर्स DNA कहते हैं। स्रोत DNA को जो लगभग 45 किलो बेस लंबा होता है उसे सुक्रोज घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन में विशुद्ध रूप से प्राप्त करके BAMH3 से उपचारित करते हैं। कॉस्मिड DNA PLFR5-6 KB को पहले SCA1 तथा बाद में BAMH1 के साथ विदलित करते हैं। इनमें 3 खंड जैसे 1,1E दायां बायां L खंड प्राप्त होते हैं। दायां व बाएं खंड के अंतिम सिरे कोषयुक्त होते हैं। कोषयुक्त सिरे एक सूत्री व दूसरे के पूरक होते हैं। एंजाइम T4 DNA लाइकेज द्वारा दायां खंड बायां खंड तथा स्रोत DNA 15 से 20 किलो बेस से उपचारित करने पर कुछ 5 किलो बेस तक के खंड PLFR DNA के दाएं व बाएं से जुड़ जाते हैं। अब इनका आकार लगभग 50 किलो बेस तक लंबा हो जाता है। तो जो कॉस्मिड होते हैं उनमें कोष स्थल पाए जाते हैं। हम जान चुके हैं कि कॉस्मिड प्लाज्मिड तथा लैम्डा बैक्टीरियोफेज के कोष स्थल युक्त जो DNA होते हैं उनके मिलने से बनते हैं। अब जैसे इसमें जो है जो पदार्थ है उनको कैसे हम सम्मिलित कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ये एक बाहरी DNA है और ये क्या है, कॉस्मिड है, जिसमें ये कोष स्थल है, एक ये कोष स्थल है, एक ये कोष स्थल है। अब इनको एंजाइम से क्रिया कराते हैं जिससे ये सीधे हो जाते हैं, है ना। फिर एक अन्य एंजाइम से क्रिया कराते हैं जो इनको यहाँ से तोड़ देता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये जो बाहरी DNA है इसको जोड़ देते हैं। ये जो सिरे होते हैं ये इनके पूरक होते हैं। अब ये जो जुड़ गया तो इस प्रकार से ये 50 किलो बेस तक का हो जाता है और इस प्रकार से ये एक पुनर्योगज DNA का निर्माण होता है। और इसके दोनों सिरे पर कौन से कोष सिरे पाए जाते हैं। कोष सिरे आपस में वापस से जुड़ सकते हैं। अब इनको इस बैक्टीरियोफेज को किसी जीवाणु को संक्रमित कराने के लिए छोड़ देते हैं।
तो ये जो कॉस हैं, ये कॉस्मिड हैं, ये इस जीवाणु में प्रवेश कर जाते हैं और इन जो ये बाहरी या सोर्स डीएनए है, इसकी क्लोनिंग यहाँ पर हो जाती है। तो इस प्रकार से किसी बड़े डीएनए खंड को जब क्लोन करना होता है तो कॉस्मिड का उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही।